हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिएगा, आज हम लोगों का इंग्लिश लिटरेचर का क्लास नंबर 27 है। सबसे पहले आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि क्लास नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो मैंने बाय मिस्टेक उसमें अर्नोल्ड को करेक्ट किया था, तो आप लोग उसको करेक्ट जान लीजिए। ये जो है द ब्रूक की लाइन है, जो कि आप जानते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, तो उसको करेक्ट मान लीजिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड मैंने गलती से बोल दिया था, आप करेक्ट इसको समझ लीजिएगा। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है। तो जो भी बच्चे अर्नोल्ड को ध्यान दिए हों वो ध्यान करें, ये अर्नोल्ड की लाइन नहीं है। ये रचना द ब्रूक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, 1886 में पब्लिश हुई थी। और वो लाइन थी, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो मुझे लगता है आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। और एक क्वेश्चन ऐसे और था किसी क्लास में, उसको मैंने नारायण बता दिया था, बट द लोस्ट चाइल्ड या द लॉस्ट चाइल्ड, ये शॉर्ट स्टोरी मुल्क राज आनंद की थी। तो दो क्वेश्चन आप फ्रेंड्स उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन में नारायण देखा और मैं नारायण को ही एक्सप्लेन कर दी, बट वो मुल्क राज आनंद का है। और ये वाला जो क्वेश्चन कल की क्लास में आप सभी ने देखा था वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, इट्स ए ह्यूमन नेचर। तो चलिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सेंटियागो इज़ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल। सेंटियागो आप जानते हैं वेल नोन कैरेक्टर है, जो कि ओल्ड मैन एंड द सी में है। और ऑप्शन मिल रहा है आपको, फेयरवेल टू आर्म्स, द सन आल्सो राइजेज और फॉर हुम द बेल टॉयल्स। बताइए ये कहाँ पे है। तो आप आंसर करते रहें, ये क्वेश्चन आपका, इसका करेक्ट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, आप देखते हैं कि वो मछली पकड़ने के लिए जाता है और 84 डेज तक वो मेहनत करता है, फिर 85वें दिन उसको लगातार फिर जाना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि वो मछली पकड़ता है, लेकिन लाते लाते उसको शार्क मछलियाँ खा जाती हैं। बाद में उसकी चर्चा होती है, तो आपने देखा वो हार कर भी जीत गया, क्योंकि यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंगवे ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि पॉजिटिविटी से किया गया मेहनत, वो जीत हो चाहे ना हो, बट उसकी मेहनत ईमानदारी से की गई है। इसके लिए आप देखेंगे तो उनको 1954 ईस्वी में नोबल प्राइज़ भी मिला था। और ये ओल्ड मैन एंड द सी जो है 1952 ईस्वी में 1952 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, फेयरवेल टू आर्म्स की बात करें तो वो हम सभी को मिल रहा है 1929 में उसका डेट है। और द सन ऑल्सो राइजेस का डेट ध्यान कर ले, 1926 में है। और फॉर हुम द बेल टॉयल्स 1940 में है। ओके, तो ये आप फैक्ट ध्यान रखें। क्वेश्चन में पब्लिकेशन डेट भी आ जाता है, तो आपको याद रखना होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ द ग्रास। कौन है इन चारों ऑप्शंस में से जो लीव्स ऑफ द ग्रास का कवि है, बताइएगा। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट फ्रस्ट, कमला दास, वॉट विटमैन और निजी मिजिकिल। बताइएगा, वॉट विटमैन है या रॉबर्ट फ्रस्ट है या निजी मिजिकिल। देखिएगा, ये जो है रॉबर्ट फ्रस्ट अमेरिकन है, वॉट विटमैन अमेरिकन है, निजी मिजिकिल जूइश ओरिजिन है इंडिया में, और कमला दास भी इंडियन पोएट हैं। बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे। लीव्स ऑफ द ग्रास, बताइए। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। लीव्स ऑफ द ग्रास वॉट विटमैन का है। और वॉट विटमैन की पूरी लाइफ की बात की जाए तो 1819 में इनका बर्थ होता है और 1892 में इनका डेथ होता है। ओके, और लीव्स ऑफ द ग्रास की बात करें तो इट इज़ अ पोएटिक कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1855। याद रखें डेट, और मेनी टाइम्स ये पब्लिश हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट वॉज रिवाइज्ड मेनी टाइम्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1855। आई थिंक यू ऑल आर करेक्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निजी म्यूजिकल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। बताइएगा, निजी म्यूजिकल की बात हो रही है, किस अपने पोएट्री कलेक्शन में ये लव एंड सेक्स की बात करते हैं। योर ऑप्शंस आर हिम्स इन डार्कनेस, 60 पोएम्स, द एग्जैक्ट नेम एंड द लास्ट वन इज द थर्ड। बताइएगा किस ऐसे पोयम में, पोएट्री कलेक्शन में ये फ्रैंकली बात करते हैं लव एंड सेक्स की। आपके ऑप्शंस हैं, पहले तो सबके डेट देख लें। हिम्स इन डार्कनेस पहला ऑप्शन है, जिसका डेट है 1976। और 60 पोयम का डेट देख लें 1953। और द एग्जैक्ट नेम की बात करें तो 1965। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, पब्लिकेशन डेट वाले।
और अपना लास्ट है द थर्ड, तो उसका डेट है 1959। ठीक है, पब्लिकेशन डेट हम आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके, क्योंकि पब्लिकेशन डेट को लेकर के कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 पोएम्स। ओके, आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं, 60 पोएम्स, जिसका जो है डेट 1953 है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? बताइएगा, यहाँ पर बात हो रही है थॉमस हार्डी के द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की, इसका सब टाइटल क्या होगा? डेट देखें तो 18, अगर इसकी डेट हम सभी देखें तो 1886 ये इसका पब्लिकेशन डेट था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, जिसमें आप देखते हैं माइकल हेंचर्ड 5 गिनीज में शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेच देता है, और बाद में जब उसको एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया, अपने पत्नी और बेटी को मैंने तो बेच दिया। बेटी तो पत्नी लेके चली जाती है, बट बेचता पत्नी को है शराब के नशे में 5 गिन्नी में, और जब उसको एहसास होता है तो 21 ईयर्स तक वो शराब ना पीने की कसम खाता है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। आपके ऑप्शन है द लाइफ ऑफ अ मैन, दूसरा ऑप्शन है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, तीसरा द डेथ ऑफ अ मैन, और चौथा द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4? बताइए, आंसर करते रहें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। इसका डेट भी आप लिख लें, 1886 में मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पब्लिश हुआ था। ओके, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बाय थॉमस हार्डी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द लाइन आई एम नॉट अ प्रिंस हेमलेट नॉट वॉज मीन टू बी, ये लाइन किस पोयम की है? ये सभी पोयम्स किसकी है? पहले तो आप यही आंसर करें। जेरॉन्सन, द वेस्टलैंड, लव सॉन्ग ऑफ जी एल प्रूफाक एंड द हॉलो मैन, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पहले तो आप यही आंसर करें। बिल्कुल सही, टी.एस. इलियट के द्वारा। ओके, एवरीबडी नोज टी.एस. इलियट ने जो है लिखा है ये सभी रचनाएं। अब इसके डेट की बात करें हम सभी, तो जेरॉन्सन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बुढ़ापा या बूढ़ा, ओल्ड मैन, और वेस्टलैंड की बात करेंगे तो 1922, और आपको हॉलो मैन की बात करें तो 1925। बट इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफाक ये 1915 ईस्वी में ये अकेले पब्लिश हुआ था, बट वो प्रूफाक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में 1917 में, मैंने बार बार 18 बोल दे रही हूँ बट आप याद रखिएगा, 1915 में ये अलग से आया था, लेकिन 1917 में प्रूफाक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में ये 5 पोयम का कलेक्शन था, जिसमें लव सॉन्ग ऑफ जे.एल. प्रूफाक भी था। ओके, तो ये लाइन आपकी किसकी है? प्रूफाक की, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाई टी.एस. इलियट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन 1726 पोप पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऑफ, ऑप्शंस हैं विथ द हेल्प ऑफ विलियम ब्रूम, ये नाम याद रखिएगा, विलियम ब्रूम की मदद से तथा एलिजाह फेंटन की मदद से किस रचना को उन्होंने पब्लिश किया था, जिसका ट्रांसलेशन 1726 ईस्वी में किया था? तो आपको ऑप्शन मिल रहा है ओडिसी, इलियट, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। बताइएगा, ये बहुत आपको नया सा क्वेश्चन मिल सकता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई अलेक्जेंडर पोप इन 1726 एंड द वर्क वॉज ओडिसी। ओके, ओडिसी जो कि होमर के द्वारा लिखी गई है, इलियट भी होमर के द्वारा लिखी गई है, और पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा, पैराडाइज रिगेन्ड मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो आपको मिल रहा है ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच पोयम दीज लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन, और आपको लाइन मिल रहा है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। बताइएगा, प्रकृति उसको कभी धोखा नहीं देती जो नेचर को प्रेम करता है, और नेचर पोएट कौन माने जाते हैं? अगर देखिए इंग्लैंड की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर टिंटर नेवी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। टिंटर नेवी करेक्ट ऑप्शन है। प्रिल्यूड और जो है
अगर प्रिल्यूड की बात करें तो द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का है, लेकिन अगर प्रिल्यूड्स की बात करें तो ये टी.एस. इलियट का है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। टिंटर नेबी ये आपका लिरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ का अंतिम पोयम है। टोटल 23 पोएम्स थे, जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ के, 4 पोएम एस.टी. कॉलरिज के, और आपको मिल जाएगा वर्ड्सवर्थ का पहला पोएम की बात करें तो वी आर सेवन, ये वर्ड्सवर्थ का पोएम है उसमें लिरिकल बैलेड में। लेकिन अगर ओवरऑल पहले पोएम की बात करें तो द राइम ऑफ एंशिएंट वंडर बाय एस.टी. कॉलरिज है, और वर्ड्सवर्थ का अंतिम पोएम टिंटर नेबी है। ओके, पहली विजिट की बात करें तो 1793 में फर्स्ट टाइम विजिट किए थे, और 1798 में सेकेंड टाइम विजिट किए थे 5 सालों के बाद। और टिंटर नेबी में वाई नदी का जिक्र है। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल ही गए होंगे। आप सभी लोग बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। ये लाइन बहुत कॉमन सा है, आप इसको गलत नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द लिरिकल बैलेड वर बेटर अप्रोप्रिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। बताइएगा, लिरिकल बैलेड की बात की जा रही है, तो अगर हम सभी ध्यान करें तो लिरिकल बैलेड 1798 में पहली बार कलेक्शन आया था इसका, ये जो है लिरिकल बैलेड, और इसमें प्रीफेस नहीं था, तो 1800 ईस्वी में प्रीफेस लिखे थे। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अमेरिका में इंग्लैंड की तुलना में ज़्यादा सराहना किया गया, ज़्यादा प्रशंसा किया गया। तो कौन सा पब्लिकेशन था? तो आप ध्यान रखें, पहली बार 1798 ईस्वी में, इंग्लैंड में 1802 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल डी वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1802 में अमेरिका में ये पब्लिश हुआ था। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन विच पोयम किड्स यूजेस द स्टार इमेजरी। देखिएगा, ये सारे जो वर्क्स हैं ये किड्स की है। वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन किड्स। तो बताइएगा, लामिया, ब्राइट स्टार, इंडिमियन और इसाबेला, इन चारों ऑप्शंस में स्टार इमेजरी उन्होंने जो है किस में यूज़ की है? सबके पब्लिकेशन को पहले ध्यान रखें। तो देखिए, लामिया की बात करेंगे तो 1820 में। ओके, इंडिमियन की बात करें तो 1817 में लिखा गया था, 1818 में पब्लिश हुआ था। इसाबेला की भी बात करें तो इसका सब टाइटल पॉट ऑफ बेसिल है, ये 1820 में आया था। ओके, अपना करेक्ट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार एक शेक्सपियरियन सोनेट पर आधारित है। ओके, ये लव सोनेट है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बादशेबा, बादशेबा एक कैरेक्टर का नाम है, किस नॉवेल की हीरोइन है? और ये चारों नॉवेल किसके द्वारा लिखे गए हैं? आप आंसर करें। योर ऑप्शंस आर रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ द डी अर्बर विल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ज्यूड द ऑब्सक्योर। बताइए, अगर आप पब्लिकेशन डेट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट का पब्लिकेशन डेट आपको, आप आंसर करते रहें, आपको मिल जाएगा टेस्ट का पब्लिकेशन डेट। तो आपको मिल जाएगा 1871 में, और इसका 1895 में अंतिम नावल माना जाता है, ज्यूड द ऑब्सक्योर इनका। ओके, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बिल्कुल यही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पब्लिकेशन की बात करें तो 1874 में ये पब्लिश हुआ था, और पब्लिकेशन डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बादशेबा इसी की हीरोइन है, और रिटर्न ऑफ द नेटिव आप देखते हैं कि ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर का जो है अपनी कलाकारी छोड़ करके लिखने लगे थे। तो इनका पर्सनल कुछ जो है इफेक्ट इसमें मिलता है, जो इसका हीरो है वो भी अपना काम छोड़ करके चला आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। बताइएगा, सबसे पहले तो आप यही बताएं, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसके द्वारा लिखी गई वर्क है? बताइए, ऑप्शंस मिल जाएगा आपको, लिख सकते हैं। जॉन कीट्स मान लीजिए, एस.टी. कॉलरिज मान लीजिए, वर्ड्सवर्थ मान लीजिए, या फिर जो है शेक्सपियर मान लीजिए। बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। एस.टी. कॉलरिज इसके करेक्ट आंसर हैं। ओके, एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। तो चलिए पब्लिकेशन डेट भी बताते चले, 1817 में, 1817 में इसको बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये एक क्रिटिक वर्क है, जिसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 14 से 24 तक मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के बारे में भी बात कही है। एस.टी. कॉलरिज भी क्रिटिक थे, टी.एस. इलियट भी क्रिटिक थे, मैथ्यू अर्नोल्ड भी क्रिटिक थे, और अरिस्टोटल भी क्रिटिक थे। तो आपको ध्यान मिलेगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टोटल 24 जो है
चैप्टर्स है इसमें। ओके, और आप ध्यान करिएगा। अब चैप्टर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मिल ही गया चैप्टर नंबर 14 से लेके 24, ये जो है किसके किसके बारे में है। तो अभी हमने जिक्र किया वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और शेक्सपियर। बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए ओवरऑल सिलेबस हम सभी को समझना होगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स से संबंधित पॉइंट्स और फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके साथ ही साथ पोएट्स और ऑथर्स का तो अनगिनत है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, देयर आर अनकाउंटेबल आप कह सकते हैं। ओके, तो बताइएगा एन इज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में बताइएगा। इट ट्रिटाइज, ट्रिटाइज मतलब लेख या निबंध होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, सबसे पहले बताइए ये किसकी रचना है। आपने डेट तो देख ही लिया, 1668, पोएट लॉरिएट बने थे जॉन ड्राइडन, बिल्कुल सही। ओके, जॉन ड्राइडन, मेरे साथ अंत तक बने रहें, है ना, मेरे साथ साथ आपकी भी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। बताइए, तो ये जॉन ड्राइडन की रचना है, 1668 में आई थी। इसमें कितने स्पीकर हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं कि 5 हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है, इसमें 4 स्पीकर्स हैं और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 4 स्पीकर्स की अगर हम सभी नाम को याद रखने की कोशिश करें तो पहला है निएंडर। निएंडर के माध्यम से, इसका मतलब होता है न्यू मैन, और निएंडर के माध्यम से जॉन ड्राइडन अपनी बात कर रहे हैं। ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया वर्क है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जिसमें जो है 4 लोग संवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर निएंडर जॉन ड्राइडन खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्पीकर जो है वो है सर रॉबर्ट हार्वर्ड, याद रखिएगा हार्वर्ड, ये दूसरे स्पीकर हैं। इनको जो है क्रिटिक्स के प्रेजेंटेशन में लिया गया है। और तीसरे हैं लॉर्ड बकरस्ट, जिनको चार्ल्स साइकविल कहा गया है, यूजेनस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जो है अंतिम है चौथा सर चार्ल्स सेडले, इसको याद रखेंगे, सर चार्ल्स सेडले, ये जो है लाइसेडियस, इसके जो है रिप्रेजेंटेशन में अपनी बात कह रहे हैं। तो आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द मेन फोकस ऑफ द पोएटिक्स इज ऑन, बताइएगा पोएटिक्स किसकी रचना है। आप जान पा रहे हैं कि किसकी है, प्लेटो की, ठीक है, पोएटिक्स प्लेटो की है। और रिपब्लिक अरिस्टोटल का है, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, पोएटिक्स प्लेटो का है। ओके, तो ये जो है ग्रीक ट्रेजेडी है कि रोमन ट्रेजेडी है कि इंग्लिश ट्रेजेडी पर फोकस है कि ग्रीक कॉमेडी पर, बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ग्रीक ट्रेजेडी पर। बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, प्लेटो का जो पोएटिक्स है वो ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है। बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। तो ये जो पोएटिक्स है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया क्या, तो ये जो प्लेटो की रचना है वो रिपब्लिक है। मैं एक बार आपको लिख दूं, प्लेटो की जो रचना है, ओके, वो आपकी रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। और जो अरिस्टोटल की रचना है, अरिस्टोटल की रचना वो पोएटिक्स है, ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो अरिस्टोटल का पोएटिक्स है और प्लेटो का रिपब्लिक है, इसको याद रख लीजिएगा, मैंने लिख दिया, ठीक है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो प्लेटो का रिपब्लिक, अरिस्टोटल का पोएटिक्स, और जो है आपने देखा है कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, थॉट्स, ये सब जो है इन्होंने इसी में 6 एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजेडी के। और आपने देखा कि प्लॉट को उन्होंने ज़्यादा वरीयता दी है। ओके, तो चलिएगा, ये ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जो प्लेटो का है वो रिपब्लिक है और जो पोएटिक्स है वो अरिस्टोटल का है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, गिरीश कार्नाड की बात हो रही है। कार्नाड वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट, बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बताइएगा। बताइए कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यस सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। गिरीश कार्नाड, जिनका हयावदाना एलटी ग्रेड के सिलेबस में हम सभी पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर
16 गिरीश कार्नाड के अगर आप लाइफ स्पैन की बात करें तो इसको भी देख लें आप। गिरीश कार्नाड का 19 मई यानी 19 में 1938 को इनका जन्म होता है और 10 जून, ओके, 10th ऑफ जून 2019 यानी कि 2019 में इनकी 2019 में मृत्यु होती है। तो गिरीश कार्नाड को आप ध्यान रखें 19 मई 1938 से लेकर 10 जून 2019, ओके। तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर थे। आगे बढ़ जाएंगे। कीट्स वर्क वर पब्लिश क्रिटिसाइज्ड इन द मैगजीन। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बट आ जाता है एग्जाम में। वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन कीट्स। तो इनके वर्क की बात करें तो लंदन मैगजीन में क्रिटिसाइज किया गया था, या क्राइटेरियन मैगजीन में, या ब्लैकवुड्स मैगजीन, या क्वार्टरली रिव्यू और रैम्बलर। बताइएगा सभी लोग, ये वेल नोन क्वेश्चन है। ब्लैकवुड्स मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहीं पर उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। और बाद में आप देखते हैं कि जो है शैली आते हैं और बोलते हैं एडोनाइज में मैंने उनके लिए अपना पेन डुबाया जिन्होंने किड्स के लिए किस को डुबाया। तो आप देखते हैं ओड वगैरह इनका कितना फेमस है, ओड ऑन ग्रेसियन और नोट टू नाइटिंगेल, आप देख पाते हैं और जैसे लगता है कि ये सच में नाइटिंगेल से बातें कर रहे हैं और ग्रेसियन अर्न में अर्न से बातें कर रहे हैं। यूनानी कलाकृति का जितना बढ़िया उदाहरण इन्होंने पेश किया है, मुझे नहीं लगता कि उस समय मतलब जो है इतना अच्छा इतने कम समय में किया गया होगा। तो हालांकि बहुत से कवियों ने किया है लेकिन कीट्स का अपना अलग एक इफेक्ट है। आप देख पाते हैं इनका अगर हम सभी जानने का प्रयास करें तो 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनकी मृत्यु होती है। और वहीं पर शैली इनके कंटेम्पोरेरी थे, तो ये 1792 में बर्थ होता है और 1822 में इनकी मृत्यु होती है शैली की। और शैली ने ही एडोनाइज लिखा है कीट्स की याद में, ओके। तो आपको मिल जाएगा ब्लैकवुड मैगजीन। लंदन मैगजीन का संबंध आप देखते हैं चार्ल्स लैम्ब से मिल जाता है, क्राइटेरियन टी.एस. इलियट और रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है, ओके। तो आपको आंसर मिल ही गया। चले क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट अ वर्क नेम्ड इंडीमियन। बताइएगा इन प्रीफ शेक्सपियरियन पीरियड। वैसे तो आप जानते हैं इंडीमियन किसकी रचना है, तो वेल नोन आप जानते हैं जॉन कीट्स की रचना है। 1817 में लिखी गई थी, 1818 में पब्लिश हुई थी। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका इसके पहले प्री शेक्सपियरियन पीरियड में भी किसी ने लिखा था। कौन लिखा था? ऑप्शन ले लें, जॉन लिली, जॉफ्री चौसर, क्रिस्टोफर मार्लो या रॉबर्ट ग्रीन। बताइएगा कौन लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17 याद रखें, जॉन लिली, बिल्कुल सही, आप ध्यान कर पा रहे हैं, जॉन लिली ने लिखा था। और उस समय जॉन लिली का पहले आप कार्यकाल देखें तो इनका लाइफ स्पैन है 1553 से लेकर के कहीं कहीं 54 भी मिलेगा और 1606, यानी कि विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में होती है। 10 वर्ष पहले जॉन लिली की मृत्यु होती है और 2 वर्ष बाद जाने माने जो है अपने राइटर और पोएट मिल्टन जो है जन्म लेते हैं 1608 में। तो किसी भी प्रकार से मैं कोरिलेट करने का प्रयास करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इंडीमियन जॉन लिली ने लिखा था, ओके। अब आप इसके टाइटल की बात करें तो जॉन लिली ने लिखा कब था, तो 1588 में ये पब्लिश हुआ था जॉन लिली के द्वारा। यूनिवर्सिटी विट्स थे ये, और जो है ये कॉमेडी था। जैसे आप देखते हैं कि कीट्स के द्वारा ये पोयम है बट जॉन लिली के द्वारा ये कॉमेडी था। और इसका सब टाइटल है द मैन इन द मून। आप इसके सब टाइटल को भी ध्यान रखें, द मैन इन द मून इसका सब टाइटल था, ओके। तो याद रखना पड़ेगा किसी भी प्रकार से आपको। चलिएगा तो बाकी ऑप्शंस भी देख लें। जॉफ्री चौसर का लाइफ स्पैन है 1340 से 1400 तक माना जाता है। और ये बाकी 3 ऑप्शंस जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और जॉन लिली, जॉफ्री चौसर यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे, है ना। और आप देखते हैं कि बाकी थॉमस नॉस, थॉमस लॉज, है ना, और आपके ये सब यूनिवर्सिटी विट्स हैं। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ इरिक ब्लेयर। बताइएगा इरिक ब्लेयर नाम के सूडोनिम से कौन लिखता है? जॉर्ज ऑरवेल हैं, ओ हेनरी हैं, मार्क ट्वेन है या चार्ल्स लैम्ब हैं। बताइएगा कौन इसका आंसर होगा। तो आपने पढ़ा होगा ना एनिमल फार्म,
जॉर्ज ऑरवेल का, तो याद रखिएगा जॉर्ज ऑरवेल ही इसके करेक्ट आंसर है। ए वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं। एरिक ब्लेयर इनका सूडोनिम था। ओके, बताइएगा हु रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, तो जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे। ठीक है, और ओ हेनरी, मार्क ट्वेन और चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो लैम्ब का इलिया आप जानते हैं, और ओ हेनरी मार्क ट्विन की भी बात करें तो ये जो है ओ हेनरी विलियम सिडनी पोर्टर का सूडोनिम है, जिनका लाइफ टाइम की बात करें तो 1962 से 1910 है। जॉर्ज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओ हेनरी जो कि विलियम सिडनी पोर्टर का है। ओके, और ओ जो लीफ है वो वाला, हाँ तो इसको देख ले, ये आपका हो जाएगा हाँ 1862 से लेके 1910, बिल्कुल सही। 1862 से 1910 इनका विलियम सिडनी पोर्टर का है, जिन्होंने ओ हेनरी लिया है। और लास्ट लीफ हम सभी सिव और जॉन्सी, दो बहनें हैं, उनसे ले जो है ये कहानियाँ हैं, और अंतिम पत्ता गिरता है वो पेसिमिस्टिक हो जाती है। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ओ हेनरी विलियम सिडनी पोर्टर का है, 1862 से 1910 इनका जीवन काल है। और जॉर्ज ऑरवेल की हम सभी बात करें तो 1903 से लेकर के 1950 है इनका। और मार्क ट्विन याद रखें तो सैमुअल लॉन्गरॉन क्लीमेंस का है, इनका लाइफ जो है 1835 से लेकर के 1910 है। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने मुंह से निकल जाती हैं, तो आप उसको इतने आप इंटेलेक्चुअल हैं कि आप समझ सकते हैं कि हो जाता है। ओके, तो चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन्स। तो मैं 5 से 6 फिगर ऑफ स्पीच आपको देने का प्रयास करती हूँ। तो आ गए हैं अपने फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन पर, ताकि आप सभी का रिवीजन होता रहे, एक भी कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ओके, तो बताएंगे कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी अग्रीड। बताइए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो। तो बताइए, मैंने हिंदी मीनिंग भी बता दिया, अब आपको पता चल रहा है ना। कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें आपको आंसर जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसका प्रयोग बहुत बढ़िया उदाहरण आपको मिल जाएगा ओ टू द वेस्ट में, इफ़ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, पीबी शैली के द्वारा। तो ये अपना करेक्ट है आपका जो है इंटेरोगेशन, बिल्कुल सही डी, जिसको रेटोरिकल क्वेश्चन भी हम सभी कहते हैं या रेटोरिक भी कहते हैं। तो अगर नाम बदल के भी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एंटी क्लाइमेक्स और एनाफोरा और मेटानमी आंसर नहीं होगा। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20। द फिगर ऑफ स्पीच इन नॉलेज इज प्राउड दैट ऑफ नोज सो मच विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नॉलेज इज प्राउड, बताएं दैट ऑफ नोज सो मच विजडम इज हम्बल दैट इज नो मोर, इज नो इट नोज नो मोर। पन है, पर्सोनिफिकेशन है, रिटोरिकल क्वेश्चन है या हाइपरबोल है। बताएं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही, हाँ समझ में आ रहा है सभी लोगों को, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लिविंग बना दिया जाता है। ज्ञान जानता है तो जानता तो इंसान है, ठीक है। विजडम भी जानता है, विजडम हम्बल है, हम्बल भी इंसान होता है। तो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन करेक्ट है, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। बाकी तो चारों ऑप्शन कंफर्म है। पन मतलब होता है एक शब्द से अधिक, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, जिसको हम लोग एम्बिग्यूटी भी कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा हिंदी में अगर आप कहें तो श्लेष अलंकार। ओके, आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 21। द फिगर ऑफ स्पीच इन, आप बताएंगे लाइन है द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। बताएं होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत आसान सा है, बिल्कुल आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। सो लाइक एज को याद रखें, तुरंत आंसर मिल जाएगा, सिमिली है। ओके, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, सिमिली और मेटाफर नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे आसान क्वेश्चंस एग्जाम में कहाँ आते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस नहीं टफ होते हैं। अगर इजीएस्ट क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाए तो ही आपका सिलेक्शन रुकता है। टफ क्वेश्चन में तो जो बच्चे मेहनत करते हैं वो तो कर ही ले जाते हैं। तो
तो याद रखना होगा, आसान क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए कि जो है ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में, या जल्दी करने के चक्कर में, या चीज़ों को आसान समझने के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। और ये सबके साथ होता है। ये कैसे ख़त्म होगा, तो प्रैक्टिस से ख़त्म होगा। ओके, कि कैसे गलतियों पर हम सभी को ओवरकम करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये लाइन किसने कही है, किसके लिए कही है, और फिर फिगर ऑफ स्पीच तो आपको बताना ही है। बताएं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। बताइए, ऑप्शंस हैं हाइपरबोल, सिनेक्डॉकी, पैराडॉक्स और रेसोनेंस। बताइएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सेनेक्डॉकी है। अब सेनेक्डॉकी क्यों है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ये ताना मारा था, इस प्रकार से कह सकते हैं, या उन्होंने इस बात को कहा था कि मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो थोड़े से सम्मान, थोड़े से जो है आप देखते हैं कि पोएट लॉरिएट बन जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में, और 1850 में उनकी मृत्यु होती है। तो आपको याद रखना होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सिनेक्डॉकी कहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं सिनेक्डॉकी मतलब होल फॉर समथिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डॉकी। यहाँ पर आपको ये इन लाइनों के माध्यम से इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it is does not strictly belong, it is called। बताएंगे क्या होगा। ऑप्शंस हैं, देखिए, मेटोनमी, ट्रांसफर इपिथेट, पैराडॉक्स और यूफेमिज्म। यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने डाल दिया है, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो आपको याद है, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल गया ना, ट्रांसफर्ड इपिथेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसफर इपिथेट। जैसे अगर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँ, तो आप कहते हैं ना, ही पास्ड, ओके, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, ओके, स्लीपलेस नाइट। तो आप ये बताइए, आप रात में नींद नहीं आई कि रात को नींद नहीं आई, तो आपको पता है ही वॉज स्लीपलेस, नॉट नाइट वॉज स्लीपलेस। तो यहाँ ही के साथ स्लीपलेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाइट के साथ शिफ्ट कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर रिपीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। ये लेमंट जो है, ये ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये ऊपर की पहली लाइन लेमंट में मिलती है, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है एक। और ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, ये आप जानते हैं कि जूलियस सीजर मृत्यु के बाद भूत बन कर के जब ब्रूटस के सामने आता है, तो ब्रूटस भी ये जो है जूलियस सीजर में पंक्तियां हैं, ये ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, मतलब तुम अभी भी शक्तिशाली हो। तो यहाँ पर आप सभी जान पा रहे हैं कि एपॉस्ट्रॉफी है, और किसी भी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, एपॉस्ट्रॉफी है, और एपॉस्ट्रॉफी में संबोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। लीवर को मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको हिंट मिल सके कि यहाँ पर लीवर के दो मीनिंग हैं। तो अब दो मीनिंग अगर निकलते हैं तो कौन सा होता है, ऑप्शन ले ले, पैराडॉक्स, पन, सिनेक्डॉकी या सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा कर बातें करना, या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पन है, एम्बिग्यूटी मतलब श्लेष अलंकार, एक शब्द से अधिक अर्थ। तो यहाँ पर जीवन यदि जीने योग्य है तो ये लीवर पर निर्भर करता है। लीवर मतलब ऑर्गन, यानी कि यकृत की बात हो रही है, और यही लीवर का दूसरा अर्थ है जीने वाला, मतलब उस मनुष्य की बात हो रही है जिस मनुष्य ने अपने जीवन को जी रहा है। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आपने 25 क्वेश्चन देखे हैं, किसी क्वेश्चन में अगर जो है मेरे मुंह से कुछ ऐसे निकल जाए तो आप उसको बैलेंस बना लीजिएगा, और अगर फिर भी लगता है कि मतलब हो जा रहा है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कुछ फ्रेंड्स करते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक अपनी गलतियाँ नहीं सुधरेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी मच टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे ही बने रहिए और आप
इंजॉय करते रहिए। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताएंगे, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, और आप बताएं कि किस प्रकार से आपका सपोर्ट हो पा रहा है। क्वेश्चन को आप ऐसे ही देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।